हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2023 के लिए मॉक टेस्ट की सीरीज चल रही है। आज आपका इसी क्रम में मॉक टेस्ट 5 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर निम्नलिखित स्थानों की अवस्थिति का सही क्रम क्या है? पैगोंग तसो, गोगरा, दौलत बेग ओल्डी, काराकोरम दर्रा। आपको यहाँ पर कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, ये आपका ज्योग्राफी का प्रश्न है और ऐसे प्रश्नों के लिए जब तक आपके माइंड में मैप नहीं होगा तब तक आप ऐसे प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। तो चलेंगे हम मैप पर और देखेंगे ये स्थान कहाँ कहाँ पर पड़ते हैं। तो देखिए, ये आपका मैप है जिसमें आप देख पा रहे हैं सबसे उत्तरी भाग में आपका काराकोरम है, काराकोरम दर्रा है। इसके नीचे दौलत बेग ओल्डी है। फिर आपका यहाँ पर इसके यानी कि दौलत बेग ओल्डी के नीचे इधर गोगरा है। गोगरा के नीचे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। फिर यहाँ पर आ रहा है नॉर्थ बैंक ऑफ पैगोंग तसो जो लेक है, और ये आपकी दक्षिणी बैंक यानी साउथ बैंक ऑफ पैगोंग तसो। ये सबसे ऊपर काराकोरम है उत्तर में, उसके नीचे दक्षिण में दौलत बेग ओल्डी है, उसके दक्षिण में गोगरा है और फिर पैगोंग लेक है। तो यहाँ पर आपका सबसे ऊपर काराकोरम, इसके बाद फिर आपका दौलत बेग ओल्डी, फिर गोगरा और फिर आपका पैगोंग तसो है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 4, 3, 2, 1। तो आंसर है पहले का डी वाला। दूसरा प्रश्न है आपका, मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सही है। पहला है, सामूहिक उत्तरदायित्व कैबिनेट की एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है। सेकंड, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत अनुच्छेद 75 में है। देखिए, सामूहिक उत्तरदायित्व का तात्पर्य यह है कि यदि एक भी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। इससे यह भी इंगित होता है कि यदि कोई मंत्री कैबिनेट की नीति या निर्णय से सहमत नहीं है तो उसे या तो निर्णय को स्वीकार करना होगा या फिर उसे इस्तीफा देना होगा। और यह सभी मंत्रियों के लिए अनिवार्य है कि वे ऐसी नीति का अनुसरण करें या उससे सहमत हों जहां सामूहिक उत्तरदायित्व हो। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। अब देखिए, आपका संविधान का जो अनुच्छेद 75 है ये व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के सिद्धांत से संबंधित है। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन ये भी सही है। देखिए, इसमें बताया गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। इसका अर्थ ये है कि राष्ट्रपति किसी मंत्री को ऐसे समय में भी हटा सकता है जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा में विश्वास प्राप्त हो। हालांकि राष्ट्रपति किसी मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह के बाद ही हटा सकता है। तो यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। तो आपका सही आंसर होगा सेकंड का सी, यानी 1 और 2 दोनों। तीसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे पूछा गया है यहां पर कौन सा कथन आपका सही है। पहला है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर को सरकम पैसिफिक बेल्ट भी कहा जाता है। अगला है, न्यूजीलैंड में माउंट रुआपेहू रिंग ऑफ फायर में अत्यधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। देखिए, रिंग ऑफ फायर जिसे प्रशांत रिम या सरकम पैसिफिक बेल्ट भी कहा जाता है, प्रशांत महासागर का ये ऐसा क्षेत्र है जहां अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी और भूकंप रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो यहां पर आपका जो पहला वाला कथन है ये बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कथन आपका ये भी सही है। न्यूजीलैंड में स्थित माउंट रुआपेहू रिंग ऑफ फायर में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है, जिसमें वार्षिक स्तर पर छोटे छोटे विस्फोट होते रहते हैं और 50 वर्षों में एक जोरदार विस्फोट भी होता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर तीसरे का सी, यानी 1 और 2 दोनों। अब देखिए, मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। रिंग ऑफ फायर ये आपका मैप है। ये आपका पूरा पैसिफिक ओशियन है। इसके चारों ओर यहाँ से स्टार्ट हो जाती है ये, इसमें जापान के द्वीप समूह के जो ज्वालामुखी हैं वो भी इसमें आ जाते हैं और पूरा आपका उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका को ये कवर करती है। चौथा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे पूछा गया है कौन सा कथन सही है। पहला है, सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में ही होती हैं। किसी राज्य का राज्यपाल राज्य के उच्च न्यायालय की कार्यवाही में किसी राज्य की राजभाषा के प्रयोग को अधिकृत कर सकता है। भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान करने के लिए कोई मानदंड नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348(1) के खंड ए में उल्लेख किया गया है कि जब तक संसद कानून द्वारा ऐसे उपबंध ना करे, सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में
सभी कार्यवाही अंग्रेजी में ही होंगी। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कथन आपका यह भी सही है। किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्च न्यायालय की कार्यवाही में हिंदी या किसी भी आधिकारिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल की जाने वाली किसी भाषा के अन्य भाषा के उपयोग को अधिकृत कर सकता है। हालांकि ये जो आदेश है, ये आदेश हाई कोर्ट के जो जजमेंट आते हैं वो जजमेंट केवल अंग्रेजी में ही आएंगे, उनके संबंध में नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो हाई कोर्ट में कार्यवाहियां होती हैं उसमें तो आपको अन्य भाषा राज्यपाल परमिट कर सकता है, लेकिन जो भी हाई कोर्ट का जजमेंट आएगा वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में ही आएगा, उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। ये भी आपको याद रखना है। तीसरा वाला कथन आपका सही नहीं है। देखिए, सन 2004 में भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषा नामक भाषाओं की एक नई श्रेणी बनाने का निर्णय लिया और सन 2006 में भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान करने के लिए मानदंड भी निर्धारित किए। सबसे पहली भाषा जिसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया वो तमिल भाषा थी। वर्तमान में आपकी 6 लैंग्वेज जो हैं उन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, जिनमें तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिशा शामिल है। तो यहाँ पर आपका केवल एक और दो कथन सही है। तो आपका सही आंसर है चौथे का ए, केवल एक और दो। पांचवा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे पूछा गया है कौन सा कथन सही है। पहला है लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। सेकंड, अप्रैल 1952 में भारत में पहली निर्वाचित संसद अस्तित्व में आई। अगला है धन विधेयक के मामले में राज्यसभा लोकसभा की तुलना में अधिक शक्तियों का प्रयोग करती है। आपका पहला वाला कथन यहां पर बिल्कुल सही है। लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। यदि लोकसभा के अधिकांश सदस्य ये कहते हैं कि उन्हें मंत्रिपरिषद में अविश्वास है तो प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों को पद छोड़ना होगा। राज्यसभा को यह शक्ति प्रदान नहीं की गई है। तो आपका पहला वाला कथन सही है। भारत के नए संविधान के तहत पहला आम चुनाव जो है 1951-52 में संपन्न हुआ था और पहली निर्वाचित संसद अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आई थी। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन यह भी सही है। धन विधेयक की बात करें तो देखिए, धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को नहीं है बल्कि लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन गलत हो जाएगा। लोकसभा द्वारा धन विधेयक पारित होने के बाद इसे राज्यसभा में विचार के लिए भेजा जाता है और धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास सीमित शक्तियां हैं। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती है, यह केवल सिफारिशें कर सकती है और इसे 14 दिनों के भीतर सिफारिशों के साथ या बिना सिफारिशों के लोकसभा को विधेयक वापस करना होगा। लोकसभा राज्यसभा की सभी या किसी भी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। यानी धन विधेयक के मामले में लोकसभा की शक्ति राज्यसभा से ज्यादा है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा पांचवें का ए वाला, केवल एक और दो। छठवां प्रश्न है आपका, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे पूछा गया है कौन सा कथन सही है। पहला है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन 1949 में अस्तित्व में आया। सेकंड, इसमें ग्रीस और तुर्की वर्ष 1952 और फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी यानी पश्चिमी जर्मनी वर्ष 1955 में शामिल हुए। वार्सा पैक्ट पर 6 पूर्वी यूरोपीय देशों के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा वर्ष 1949 में स्थापित एक सैन्य गठबंधन है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। और वर्तमान में 30 सदस्य देश इसमें शामिल हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। इसमें ग्रीस और तुर्की वर्ष 1952 में, फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी यानी पश्चिमी जर्मनी वर्ष 1955 में, स्पेन वर्ष 1982 में और यूएसएसआर के विघटन के बाद 1999 में इसमें चेक गणराज्य, हंगरी और पोलैंड शामिल हुए। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये सही है। वार्सा पैक्ट की बात करें, देखिए वार्सा पैक्ट जो है 1955 में हुआ था। 1955 में सोवियत संघ ने 7 पूर्वी यूरोपीय देशों पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, अल्बानिया, बुल्गारिया, पूर्वी जर्मनी, हंगरी और रोमानिया के साथ अपनी सामूहिक सुरक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसे वार्सा संधि के रूप में जाना जाता है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन गलत हो जाएगा। वार्सा पैक्ट में 6 पूर्वी यूरोपीय देश शामिल नहीं थे बल्कि 7 पूर्वी यूरोपीय देश शामिल थे। तो यहां पर आपका केवल एक और दो कथन सही है। आपका सही आंसर है छठवें का ए, केवल एक और दो। सातवां प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे पूछा गया है कौन सा कथन सही है। पहला है, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत स्थापित एक विशेष स्वायत्त संस्थान है। यह अनुसंधान एवं विकास, सौर घटक, परीक्षण और प्रमाणन, क्षमता निर्माण, सौर उत्पादों के अनुप्रयोग तथा उनके विकास हेतु अधिदेशित है। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान एक स्वायत्त विशेष संस्थान है जो कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी कि MNRE भारत सरकार के अंतर्गत आता है, न कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। यह अनुसंधान एवं विकास, सौर घटक, परीक्षण और प्रमाणन, क्षमता निर्माण, सौर उत्पादों के अनुप्रयोग और उनके विकास हेतु अधिदेशित है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। यहां पर आपका सही आंसर है सातवें का बी वाला, केवल 2। 8वां प्रश्न है आपका, उदारवाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, यह सभी कृत्रिम दबावों के साथ साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नियमों का विरोध करता है। यह राज्य की भूमिका और कार्यों का विस्तार करता है। आर्थिक क्षेत्र में यह मुक्त व्यापार और उत्पादन का समर्थन करता है। यह विचार और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का समर्थन करता है। उदारवाद एक विचारधारा है जो व्यक्तिवाद, स्वतंत्रता, सहनशीलता और सहमति के प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित है। इसकी बदलती प्रवृत्तियों के आधार पर इसे नकारात्मक और सकारात्मक उदारवाद कहा गया है। कभी कभी यह व्यक्तिवाद और कभी कभी लोकतंत्र या सामाजिक लोकतंत्र के साथ भी इसका जुड़ाव होता है। उदारवाद के 3 सिद्धांत हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो उदारवाद का जो सामाजिक सिद्धांत है, इसके तहत उदारवाद सभी कृत्रिम दबावों के साथ साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नियमों का विरोध करता है। तो यहां पर आपका ए वाला कथन ये बिल्कुल सही है। अब देखिए यहां पर बात करें राजनीतिक उदारवाद की, तो राजनीतिक उदारवाद ने व्यक्ति की स्वतंत्रता में राज्य के हस्तक्षेप पर पूर्ण प्रतिबंध का समर्थन किया है। यानी कि राज्यों के भूमिका और कार्यों का विस्तार का समर्थन नहीं करता है, बल्कि उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता में राज्य के हस्तक्षेप के पूर्ण प्रतिबंध का समर्थन करता है। तो यहां पर आपका बी वाला कथन गलत हो जाएगा। सी वाला बिल्कुल सही है। आर्थिक क्षेत्र में यह मुक्त व्यापार और उत्पादन का समर्थन करता है और यह आयात और निर्यात पर किसी भी प्रकार की प्रतिबंध का कड़ा विरोध करता है। तो यहां पर आपका सी वाला कथन यह भी सही है। देखिए, यह विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करता है। तो यहां पर आपका गलत वाला आंसर है 8वें का बी वाला। 9वां प्रश्न है आपका, परमाणु अप्रसार संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे पूछा गया है कौन सा कथन सही है। NPT का उद्देश्य परमाणु हथियारों और हथियार प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना है। इस संधि से बाहर होने वाला एकमात्र देश उत्तरी कोरिया है। देखिए, NPT एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य परमाणु हथियार और हथियार प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना और संपूर्ण निरस्त्रीकरण के लक्ष्य को आगे बढ़ाना है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। इस संधि को वर्ष 1968 में हस्ताक्षर के लिए रखा गया और यह वर्ष 1970 में अस्तित्व में आई थी। वर्तमान में 191 देश इसके हस्ताक्षरकर्ता सदस्य हैं, जिनमें से 5 देशों को परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र का दर्जा प्रदान किया गया है। दक्षिण अफ्रीका एकमात्र ऐसा देश है जिसे परमाणु हथियार विकसित करने और फिर अपने परमाणु शस्त्रागार को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए जाना जाता है। इस संधि से बाहर होने वाला उत्तर कोरिया एकमात्र देश है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। देखिए, भारत की बात करें तो भारत उन 5 देशों में शामिल है जिन्होंने या तो संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं अथवा बाद में संधि से बाहर हो गए हैं। भारत के अतिरिक्त इसमें पाकिस्तान, इजराइल, उत्तर कोरिया और दक्षिण सूडान शामिल हैं। भारत का हमेशा भी ये विचार रहा है कि NPT जो संधि है ये भेदभावपूर्ण है, अतः इसमें शामिल होना उचित नहीं है, तो भारत इसमें शामिल नहीं हुआ है। तो यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। तो आपका सही आंसर है 9वें का सी, यानी 1 और 2 दोनों। 10वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक जोखिम रिपोर्ट प्रकाशित करता है। विश्व आर्थिक मंच, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एक वार्षिक रिपोर्ट है। यह जोखिम विशेषज्ञों और व्यापार, सरकार एवं नागरिक समाज में विश्व प्रतिनिधियों के बीच वैश्विक जोखिम धारणाओं का आकलन करती है। यह 5 श्रेणियों में जोखिम का आकलन करती है, जिसमें पहली श्रेणी आर्थिक है, दूसरी सामाजिक है, तीसरी पर्यावरणीय है, चौथी तकनीकी है और 5वीं भू राजनीतिक है।
तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 10वें का ए वाला, विश्व आर्थिक मंच। 11वां प्रश्न है आपका, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सही है। पहला है, आसियान को वर्ष 1967 में 5 देशों द्वारा स्थापित किया गया था। आसियान क्षेत्रीय मंच इंडो पैसिफिक में सुरक्षा वार्ता का एक महत्वपूर्ण मंच है। आसियान की फुल फॉर्म आपको पता होगी, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आसियान की स्थापना 1967 में 5 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड द्वारा बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर के साथ इसकी स्थापना की गई थी। बाद के वर्षों में इसमें ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस पीपुल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, म्यांमार और कंबोडिया शामिल होने से इसकी सदस्य संख्या 10 हो गई। ये वर्तमान में इसमें 10 सदस्य देश हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। वर्ष 1994 में शुरू किया गया आसियान क्षेत्रीय संघ इंडो पैसिफिक में वार्ता का एक महत्वपूर्ण मंच है। इसके माध्यम से इसके सदस्य वर्तमान सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं और क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बढ़ाने के लिए सहकारी उपाय विकसित कर सकते हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। आपका सही आंसर है 11 का सी, 1 और 2 दोनों। 12वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सही है। पहला है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ की गई थी। मॉरिशस सार्क का पर्यवेक्षक है। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र साफ्टा सार्क की मुक्त व्यापार व्यवस्था है। देखिए, सार्क की बात करें, सार्क की फुल फॉर्म है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ इसकी स्थापना की गई थी। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। देखिए, यहां पर बात करें सार्क की, तो सार्क का मुख्यालय और सचिवालय नेपाल के काठमांडू में है। सार्क में 8 सदस्य देश शामिल हैं, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, यानी 8 सदस्य देश इसमें शामिल हैं। इसके पर्यवेक्षक सदस्य देशों की संख्या 9 है, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मॉरिशस, म्यांमार और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं। तो देखिए, यहां पर सेकंड वाला कथन आपका सही है, मॉरिशस सार्क का पर्यवेक्षक है। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र साफ्टा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क की मुक्त व्यापार व्यवस्था है और यह 1993 के प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट के बाद वर्ष 2006 में प्रभाव में आई। यानी कभी प्रभाव में आई है, ये सन 2006 में प्रभाव में आई है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन ये भी सही है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 12 का डी वाला, यानी 1, 2 और 3। 13वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सही है। पहला है, वस्तु एवं सेवा कर परिषद केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है। केंद्रीय वित्त मंत्री जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। जीएसटी परिषद की प्रत्येक माह में कम से कम 1 बैठक होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A के अनुसार वस्तु एवं सेवा कर परिषद केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। देखिए, यहां पर केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन यह भी सही है। जीएसटी की बात करें तो देखिए, जीएसटी परिषद की जो बैठक होती है, तो परिषद की एक बैठक विधिवत रूप से गठित की जाती है जब इसकी अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाती है, जिसमें परिषद के कम से कम आधे सदस्य उपस्थित होते हैं। वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही में कम से कम 1 बार जीएसटी परिषद की बैठक होती है। प्रत्येक माह में नहीं होती है, बल्कि हर तीसरे माह में, हर तिमाही में 1 बैठक होती है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन गलत हो जाएगा। केवल 1 और 2 कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 13 का ए, केवल 1 और 2। 14वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सही है, यह आपको बताना है। पहला है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को क्षारीय बैटरी द्वारा संचालित किया जा सकता है। पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनाव में किया गया था। ईवीएम की बात करें तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक वहनीय उपकरण है जिसका उपयोग संसद, विधायिका और स्थानीय निकायों जैसे पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव संपन्न कराने के लिए
किया जाता है। ईवीएम की बात करें तो ईवीएम का प्रयोग उन क्षेत्रों में भी किया जा सकता है जहां बिजली की सुविधा नहीं है, क्योंकि उन्हें क्षारीय बैटरी द्वारा संचालित किया जाता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। पहली बार सन 1999 में गोवा विधानसभा चुनाव में इसका प्रयोग किया गया था। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। आपका सही आंसर है 14 का सी, यानी 1 और 2 दोनों। 15वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित का मिलान कीजिए नेता और पार्टी, यानी किस नेता का संबंध किस पार्टी से है ये आपको बताना है। ऐसे डंग, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भारतीय जनता पार्टी, मीनू मसानी, सोशलिस्ट पार्टी, अशोक मेहता, स्वतंत्र पार्टी। बात करें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की, देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का नाम रूस में लेनिन की बोल्शेविक क्रांति से लिया गया और भारत की आर्थिक समस्याओं के समाधान के रूप में समाजवाद का समर्थन इसने किया। प्रथम आम चुनाव में सीपीआई ने 16 सीटें जीती थी और सबसे बड़ी विपक्षी दल के रूप में उभरी थी। पार्टी को आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और केरल में अधिक समर्थन प्राप्त हुआ। A.K. गोपालन, ऐसे डांगे, EMS नंबूदरीपाद, PC जोशी, अजय घोष और पी सुंदरिया सीपीआई के प्रमुख नेताओं में से एक थे। तो ऐसे डांग जो हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख नेता रहे थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करें तो आपको याद होगा वर्ष 1951 में भारतीय जनसंघ का गठन हुआ, जिसके संस्थापक सह अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। इसने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के सिद्धांत पर बल दिया, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जो जड़ें हैं वो भारतीय जनसंघ में है। कहने का मतलब ये भारतीय जनसंघ ही आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी बन गई। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। सोशलिस्ट पार्टी की बात करें तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कांग्रेस के भीतर ही 1934 में युवा नेताओं के एक समूह द्वारा किया गया था, जो कि एक अधिक कट्टरपंथी और समतावादी कांग्रेस के समर्थक थे। सोशलिस्ट पार्टी कई विभाजनों और एकीकरण की प्रक्रिया से गुजरी है, जिससे कई समाजवादी पार्टियों का गठन हुआ। जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, SM जोशी भारत में समाजवादी पार्टियों के प्रमुख नेता रहे थे। तो मीनू मसानी जो है ये सोशलिस्ट पार्टी से नहीं है, बल्कि अशोक मेहता जो है सोशलिस्ट पार्टी से हैं। स्वतंत्र पार्टी की बात करें तो स्वतंत्र पार्टी की जो है 1959 में कांग्रेस के नागपुर प्रस्ताव के बाद स्वतंत्र पार्टी का गठन हुआ। पार्टी का नेतृत्व श्री राजगोपालाचारी के और KM मुंशी, NG रंगा और मीनू मसानी जैसे पुराने कांग्रेसियों ने किया था। यानी मीनू मसानी का संबंध जो है स्वतंत्र पार्टी से है, न कि सोशलिस्ट पार्टी से। तो यहां पर आपका चौथा वाला कथन ये भी गलत हो जाएगा। यहां पर आपके केवल 2 युग्म सही हैं, तो आपका सही आंसर होगा 15 का बी वाला, केवल 2 युग्म। देखिए ये पैटर्न आप याद कर लीजिए, ये नवीनतम पैटर्न है यूपीएससी का। 2021 के प्रीलिम्स में यूपीएससी ने यही पैटर्न दिया था। अब देखिए इस पैटर्न की सबसे बड़ी एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये है, यहाँ पर आप गैस नहीं कर सकते हैं। यानी जो लोग एलिमिनेशन वाला गेम जानते थे कि हमें 1 या 2 हमें आंसर पता होते थे, आपको ऑप्शन दिए जाते थे 1, 2 या फिर 4 या फिर 2 या 3, अब उस तरह का विकल्प ही नहीं मिलता है। तो अब तो अगर आपको एक्यूरेट याद है तभी आप यहाँ पर आंसर चूज कर पाएंगे, अन्यथा आपका उत्तर गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो एलिमिनेशन वाला जो गेम था, आप एलिमिनेट करते जाते थे विकल्पों को और आपको सही आंसर पता चल जाता था, उस तरह का आप अब नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये याद रखना है, ये यूपीएससी का नवीनतम पैटर्न है। 16वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अभ्यास का नाम, संबंधित क्षेत्र। संप्रीति भारत बांग्लादेश, नोमैडिक एलिफेंट भारत मंगोलिया, इंद्र भारत रूस, शक्ति भारत फ्रांस। संप्रीति की बात करें, अभ्यास संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है। सन 2022 में यह बांग्लादेश के जसोर मिलिट्री स्टेशन में आयोजित किया गया था। तो यहां पर आपका पहला वाला युग्म सही सुमेलित है। नोमैडिक एलिफेंट की बात करें तो यह भारत और मंगोलिया के बीच संयुक्त द्विपक्षीय अभ्यास है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला यह भी सही है। इंद्र अभ्यास की बात करें तो इंद्र अभ्यास भारत और रूस के बीच आयोजित होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला यह भी सही है। शक्ति अभ्यास एक द्विवार्षिक अभ्यास है जो भारत और फ्रांस में क्रमिक रूप से आयोजित किया जाता है। शक्ति अभ्यास में हमारी भारत की थल सेना अभ्यास करती है। तो यहां पर आपका चौथा वाला युग्म जो है ये भी सही है। तो यहां पर आपका चारों के चारों युग्म सही सुमेलित हैं। तो आपका सही आंसर होगा 16 का डी,
सभी चारों युग्म। 17वां प्रश्न है आपका, भारत के योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। दूसरा है, भारी उद्योग प्रथम पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता थी। वर्ष 1950 में भारत सरकार द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी। जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि थी, न कि भारी उद्योग। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। भारी उद्योग जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी। तो यहां पर आपसे पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहां पर दूसरा वाला कथन सही नहीं है। तो आंसर होगा आपका 17 का बी, केवल 2। 18वां प्रश्न है आपका, हाल ही में चर्चा में रही कोन्याक जनजाति किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, उपरोक्त सभी। ऐसा माना जाता है कि कोन्याक शब्द वाहु शब्द से लिया गया है। एक शब्द है वाहु, इससे लिया गया है। इसका अर्थ होता है सिर, और न्याक का अर्थ होता है काला। इसका अनुवाद काले बालों वाला पुरुष है। कोन्याक को 2 समूहों में डिवाइड किया जा सकता है। इसमें एक समूह है थेंडू और दूसरा समूह है थेंथो। अब देखिए थेंडू और थेंथो का क्या चक्कर है वो भी हम समझा दे रहे हैं। थेंडू का अर्थ है टैटू वाला चेहरा और थेंथो का अर्थ है सफेद चेहरा। कोन्याक के निवास स्थान नागालैंड का मौन जिला, अरुणाचल प्रदेश के तिरप, लांगडिंग और चांगलांग जिला है, असम का शिवसागर जिला है। इसके अलावा ये म्यांमार में भी पाए जाते हैं। तो कोन्याक जो है इन तीनों ही राज्यों में पाए जाते हैं। तो आपका सही आंसर है 18 का डी, उपरोक्त सभी। देखिए कोन्याक के बारे में कुछ और भी जान लीजिए। कोन्याक नागालैंड में सबसे उग्र योद्धा जनजातियों में से एक थे। कोन्याक 1980 के दशक में नर शिकार प्रतिद्वंदी जनजातियों पर आक्रमण कर उनका सिर धड़ से अलग करने की प्रथा छोड़ने वाली यह अंतिम जनजाति थी। 19वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रकार के जल संसाधनों में केज एक्वाकल्चर तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है? झील, जलाशय, तालाब, जलधारा, नदी। आपको यहां पर कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए केज एक्वाकल्चर के तहत मौजूदा जल संसाधनों के भीतर ही मत्स्य पालन शामिल होता है, जबकि यह एक केज या पिंजरे के माध्यम से संलग्न होता है जो पानी के मुक्त प्रवाह की अनुमति देता है। केज का मतलब होता है पिंजड़ा। देखिए यह एक जल कृषि उत्पादन प्रणाली है जो फ्लोटिंग फ्रेम, जाल और मूरिंग सिस्टम से बनी होती है, जिसमें बड़ी संख्या में मछलियों को पकड़ने और पालने के लिए एक गोल या चौकोर आकार का तैरता हुआ जाल शामिल होता है और इसे जलाशय, नदी, झील या समुद्र में स्थापित किया जा सकता है। तो ये झील, जलाशय, तालाब, जलधारा, नदी, इन सभी जगह पर यह तकनीक प्रयोग की जा सकती है। तो आपका सही आंसर होगा यहां पर 19 का डी वाला। 20वां प्रश्न है आपका, चिपको आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है यहां पर कौन सा कथन सही है। पहला है, चिपको आंदोलन एक अहिंसक आंदोलन था। सेकंड, यह गांधीवादी दर्शन में निहित शांतिपूर्ण प्रतिरोध पर आधारित था। देखिए चिपको आंदोलन एक अहिंसक आंदोलन था जो वर्ष 1973 में यूपी के चमोली जिला, यानी अब ये उत्तराखंड में पड़ता है, इसमें शुरू हुआ था। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। चिपको आंदोलन गांधीवादी दर्शन के शांतिपूर्ण प्रतिरोध पर आधारित था। इस आंदोलन में महिलाओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई थी। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। यहां पर आपका 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। तो आपका सही आंसर है 20 में का सी, 1 और 2 दोनों। 21वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस विधिशास्त्री ने दायभाग की व्याख्या की है? विज्ञानेश्वर, अश्वघोष, कालिदास, जीमुतवाहन। ऐसा माना जाता है कि हिंदू कानूनों की प्राचीन शाखाएं 2 प्रकार की थीं, जो 1956 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत हिंदू कानून के संहिताबद्ध किए जाने से पहले ही अस्तित्व में थीं। इनकी एक शाखा जो है दायभाग है और दूसरी शाखा जो है वो मिताक्षरा है। दायभाग जो है बंगाल और असम में स्थापित हुई थी, वहीं मिताक्षरा जो है संपूर्ण भारत में, यानी असम और बंगाल को छोड़कर पूरे भारत में ये स्थापित हुई थी। मिताक्षरा और दायभाग शाखा पर लिखने वाले 2 मुख्य व्याख्याकार विज्ञानेश्वर और जीमुतवाहन हैं। यानी कि मिताक्षरा पर विज्ञानेश्वर ने लिखा है और दायभाग पर जीमुतवाहन ने लिखा है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 21 का डी,
यानी जीमूत भान ने दाएं भाग की व्याख्या की है। 22वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। भारत, तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, कतर, अफगानिस्तान। उपर्युक्त देशों में से कौन ईरान के साथ सीमा साझा करते हैं? ठीक है, यहां पर मैं आपको मैप दिखा दे रहा हूं। एग्जाम में आपको किसी प्रकार का मैप नहीं मिलेगा, इसलिए आप अभी से अगर मैप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप एग्जाम में ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। यह रहा आपका ईरान, और ईरान के पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और फिर उत्तर पश्चिम में तुर्कमेनिस्तान है। इसके उत्तर में अजरबैजान और यहाँ पर आर्मेनिया है। इधर आ जाएंगे, यानी पूर्व में आ जाएंगे तो पूर्व में तुर्की है, इराक है। यानी कि ईरान जो है तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, तुर्की और अजरबैजान के साथ अजरबैजान और आर्मेनिया के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। तो यहां पर कौन कौन दिए हुए हैं? पाकिस्तान के साथ है, तुर्कमेनिस्तान के साथ है, अफगानिस्तान के साथ है, भारत और कतर के साथ नहीं है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 2, 3 और 5। ये 22 का डी, केवल 2, 3 और 5। 23वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जल अधिनियम 1974, वन अधिनियम 1980, वायु अधिनियम 1981, जैव विविधता अधिनियम 2002। राष्ट्रीय हरित अधिकरण उपर्युक्त में से किस अधिनियम से संबंधित है? केवल एक अधिनियम, केवल 2 अधिनियम, केवल 3 अधिनियम या सभी चारों अधिनियम? राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पर्यावरण संरक्षण और वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत स्थापित एक विशेष निकाय है। एनजीटी पर्यावरण से संबंधित 7 कानूनों के तहत सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है, जिनमें से 4 यहां पर लिखे हुए हैं। जल अधिनियम 1974, वन अधिनियम 1980, वायु अधिनियम 1981, जैव विविधता अधिनियम सन 2002। तो यहां पर आपके चारों ही दिए हुए कथन सही हैं, तो आपका सही आंसर है डी, सभी चारों अधिनियम। 24वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सही है। पहला है, तिब्बती बौद्धों के अनुसार दलाई लामा रत्न संभाव का प्रतीक है। महायान बौद्ध धर्म में अवलोकित ईश्वर अनंत करुणा और दया के बोधिसत्व हैं। देखिए, तिब्बती बौद्धों के अनुसार दलाई लामा को अवलोकित ईश्वर या चेनरे जिग के प्रतीक, करुणा के बोधिसत्व और तिब्बत के संरक्षक संत के रूप में माना जाता है, न कि रत्न संभाव के रूप में। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। बौद्ध धर्म की महायान शाखा में अवलोकित ईश्वर को अनंत करुणा और दया का बोधिसत्व माना जाता है। यह संभवतः बौद्ध आख्यानों में सबसे लोकप्रिय भी है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। आपका सही आंसर है 24 का बी, केवल 2। 25वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आर्सेनिक, लेड, सेलेनियम, मरकरी कोल एस में उपयुक्त में से कौन सी भारी धातुएं पाई जाती हैं? देखिए, कोल एस का मतलब आप जानते होंगे। एस का मतलब होता है राख, यानी कोयले की राख। जो आपके पावर प्लांट होते हैं, जहां पर यानी थर्मल पावर प्लांट होते हैं, जहां पर कोयले का प्रयोग करके बिजली बनाई जाती है, तो वहां पर कोल एस निकलती है, यानी कोयले की राख निकलती है। तो कोयले की राख में यानी कोयल एस में आर्सेनिक, लेड, सेलेनियम, मरकरी ये चारों ही पाई जाती हैं। यानी यहां पर आपका सही आंसर होगा 25 का डी, सभी चारों हरी धातु हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, आज की बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।